दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था की चौथी क्लास हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, तो एकदम तैयार हो जाइए, आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि समस्त मौलिक अधिकार आपको याद करा दिए जाएं। ठीक है, इसके पहले दोस्तों भाग 1 जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा हुआ था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। भाग 2 जिसमें नागरिकता की बात की गई उसको भी मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकार अच्छा कहां से लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो अ से अधिकार और अ से अमेरिका याद रखेगा, परीक्षा में प्रश्न आता है तो ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से शुरू होगा और अनुच्छेद 35 तक चलेगा। ठीक है, तो इसमें कई तरह की जो है यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। जैसे समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में समता का अधिकार है, 14 से 18, जबकि मौलिक अधिकार 12 से ही शुरू हो जाता है। तो 12 और 13 नहीं, 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक, 4 अनुच्छेद हैं। 4 समता वाले में था, 4 स्वतंत्रता में था, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 14, 4, 18। ठीक है, तो इस तरह से 14, 15, 16, 17, 18 5 हो गए। ठीक है, 5 आपके कहां थे? आपका समता का अधिकार था। और 19, 20, 21 और 22 तक आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25, 26, 27, 28 ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का से संबंधित है। ठीक है, फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी में 29 और 30 है। और लास्ट में अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये रटने रटाने वाली बात नहीं है, अभी आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी आप कवर कर रहे हैं नितिन सर के साथ। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और आराम से दिल थाम के बैठिए। क्यों? क्योंकि आज पूरा मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए और कमर बांध लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मौलिक अधिकारों की बात आ गई। दोस्तों मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? फंडामेंटल राइट्स, यही कहते हैं ना। अब देखो, जिनको भी फंडामेंटल राइट्स याद नहीं है वो एकदम दिल थाम के बैठे रहें और सुनते जाएं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। भाई ये अधिकार क्या होता है? देखिए हमारे सामने दो तरह के शब्द आते हैं, एक अधिकार शब्द आता है, एक दायित्व शब्द आता है। एक अधिकार, एक दायित्व शब्द आता है। अधिकार मतलब ऐसा कोई चीज जो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, जो आपका हक है वो आपका अधिकार है। ठीक है, आपका अधिकार है। जैसे मैं कहूं कि अगर आप भारत देश के निवासी हैं तो आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जाकर के अपनी दुकान खोल सकते हैं। भाई ये तो आपका अधिकार है ना। क्यों? ये तो आपका अधिकार है ना। इसको अगर कोई छीन लिया तो नहीं सर, कोई छीन नहीं सकता इसको। क्यों? क्योंकि मेरा राइट्स है। ठीक है, ये हमारा राइट्स है। ठीक है, तो जितने ये अधिकार होते हैं। दायित्व तो क्या होता है? जैसे देश की एकता, अखंडता, शांति बनाए रखना। ठीक है, ये सब क्या है? ये आपका कर्तव्य है, इसलिए इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। ठीक है, ये कर्तव्य है। ठीक है, ड्यूटीज है, आप ड्यूटी बोलिए। ठीक है, तो ड्यूटी बोलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो ज्यादा अच्छा है वर्ड। ठीक है, तो याद रखेगा जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दायित्व हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड मत यहां यूज करिए, यहां ड्यूटी वर्ड करिए। ठीक है, कि आपकी क्या ड्यूटी बनती है। जैसे आपका कुछ राइट्स है तो आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती है। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे देश के नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। अरे ये आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है जब आप ये पढ़ने जा रहे हैं कि आपको कौन कौन सा अधिकार मिला है। भारत सरकार ने संसद की तरफ से आपके लिए कौन कौन से अधिकार बना रखे हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको राज्य के बारे में जानना होगा। तो जो अनुच्छेद 12 है दोस्तों, ये राज्य को परिभाषित करता है। सोचिए, अब यहां राज्य की बात क्यों आ गई? अच्छा, राज्य क्या कहने का तात्पर्य यह नहीं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो आप राज्य देखते हैं ना, केवल ये मतलब नहीं है। राज्य कहने का मतलब है भारत सरकार, राज्य कहने का मतलब है संसद, राज्य कहने का मतलब है राज्य सरकार, राज्य कहने का मतलब है विधानमंडल, राज्य कहने का मतलब है कोई भी प्राधिकारी, कोई भी ऑफिसर। ठीक है, इन सभी को राज्य मान लिया गया एक तरफ। ठीक है, इनको क्या मान लिया गया? जो शासन तंत्र चला रहे हैं उन सभी को एक तरफ करके राज्य मान लिया गया। ठीक है, क्यों माना गया? अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, अपने मौलिक अधिकार की बात करें, तो मौलिक अधिकार की अपेक्षा हम किससे करेंगे? मतलब कौन हमारे लिए अधिकार तय करेगा? भाई या तो भारत सरकार तय करेगी तो एक साइड खड़ी हो जाए,
या तो संसद तय करेगी, वो एक साइड खड़ी हो जाए, या तो राज्य सरकारें तय करेंगी, एक साइड हो जाओ, या राज्य में जो विधानमंडल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आप विधान परिषद और विधानसभा पढ़ते हैं, इसलिए मैंने विधानमंडल बोल दिया एक साथ, ठीक है, तो वो भी एक साथ आ जाए, या कोई भी प्राधिकारी है, कोई बड़ा अधिकारी है जो इस तरह के नियम कानून तय करता है, बनाता है, वो सब एक साथ हो जाए, ठीक है। इसीलिए इन सभी को राज्य मान लिया गया कि यही लोग नियम कानून तय करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो मौलिक अधिकार है, यानी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए दोस्तों यहां पर बात की जा रही है। अब देखिए यहां पर दे रहा है, कह मौलिक अधिकार जो है ये राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि फंडामेंटल राइट्स जो मिला है वो पूरा होना चाहिए। अगर आपका मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट का दरवाजा डायरेक्ट खटखटा सकते हो, आपको जिला न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा हाई कोर्ट के पास जाओ, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करेगा? 5 तरह की रीट जारी करेगा। अभी वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी करेगा और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन उसके पहले यह जानना जरूरी है कि आपके पास अधिकार है क्या क्या, कौन कौन से अधिकार हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत मजेदार क्लास है, बस अधिकार सुनने के लिए आप तैयार रहना, ठीक है। तो याद रखेगा, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को दिए गए हैं, इसलिए संविधान में राज्य पद को यहां पर परिभाषित किया गया। जो अभी मैंने बताया कि आपके लिए कौन बनाता है कानून, या तो भारत सरकार और भारत सरकार के लिए संसद, ठीक है, या तो राज्य सरकार और राज्य सरकार के लिए विधानमंडल, या तो कोई उच्च प्राधिकारी, ठीक है। तो इन सभी को राज्य के अंतर्गत रखा जाता है। अनुच्छेद 12 में बस खाली इतना ही बात बताया गया, राज्य को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 13 मैं आपको पूरा अनुच्छेद पढ़ाने वाला हूं, एक एक अनुच्छेद पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो याद रखेगा, अनुच्छेद 13 कहता है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों को संसद और राज्य विधानमंडल से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। किसे? याद रखें, मौलिक अधिकार जो होता है, जो राइट्स होता है, कभी भी भारत सरकार या राज्य सरकार ऐसा चाहेगी क्या कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए? नहीं, कभी कानून ऐसा नहीं बनाया जाता जिससे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। वो आपके हिसाब से जो बेहतर होता है वो बनाया जाता है, वो नियम कानून बनाया जाता है। तो यहां पर लिखा है कि मौलिक अधिकारों को संसद, भाई संसद है मेन, वही तैयार करती है। संसद भी, संसद किसको मिलाकर बनती है? 3 लोगों को मिलाकर के संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अक्सर करके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संसद मींस क्या? तो संसद मींस लोग यही समझते हैं कि केवल लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को संसद कहा जाता है। ये गलत है, ये गलत है। जब तक आप इसमें राष्ट्रपति को ऐड नहीं करेंगे तब तक संसद नहीं बनता, ठीक है, तब तक संसद यहां पर नहीं बन सकता। और राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो बहुत सारे जगह पे विधान परिषद भी बना हुआ है, ठीक है, विधान परिषद भी है और बहुत सारे जगह पे नहीं है। तो जहां नहीं है वहां मत कीजिएगा। और बाकी आपका विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा, और एक तीसरा पॉइंट ऐड करिए, राज्यपाल। ये आवश्यक है आपके लिए, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तथ्य को आप याद रखिएगा। लिख रहा है कर मौलिक अधिकारों को संसद और राज्य विधानमंडल से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, यह अनुच्छेद 13 बताता है। यह उच्चतम उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी बताता है, ठीक है, गार्जियन है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो हम तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट याद रखेगा, यानी उच्चतम न्यायालय, यह अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत क्या करती है? रीट जारी करती है। रीट 5 तरह के होते हैं, अभी आगे आपको बताया जाएगा। यह अनुच्छेद 13 है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां से स्टार्ट होता है क्या? हमारा जो मौलिक अधिकार का मुख्य सेगमेंट है, ठीक है। अब पहला अधिकार दिया गया समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 से लेकर के, 14 से लेकर के 15 नहीं, 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है, 14, 15, 16, 17 और 18, टोटल 5 हैं, ठीक है। तो 5 अनुच्छेद में आपको समानता का अधिकार दिया गया, ठीक है, यानी समानता माने इक्वलिटी की बात की गई है। अब देखिए आपके लिए समानता, जैसे आप हमेशा अपनी बराबरी करते हो ना, तो आपको कौन सा अधिकार मिला हुआ है, एक एक अधिकार के बारे में डिटेल से बताता हूं, ठीक है। लिख रहा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में दोस्तों कहा गया विधि के समक्ष समता। समता माने जानते हैं? समता यानी समानता, समता यानी समानता। कह रहा विधि के
समक्ष, विधि माने जो नियम कानून है, जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उसके समक्ष समानता। ऐसा नहीं है कि ठाकुर साहब के लिए अलग नियम होगा और किसी व्यक्ति के लिए अलग नियम होगा, जो SC ST वाले उनके लिए अलग नियम होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। विधि के समक्ष हर व्यक्ति एक समान है, हर व्यक्ति एक समान है, तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दिया गया अनुच्छेद 14 के तहत। लिख रहा है, इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू भी करेगा। ऐसा नहीं है कि वर्ग विशेष के लिए अलग कानून बना दिया जाए, नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक समान कानून और एक समान लागू किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 14 कहता है। अगर कभी भी इसका उल्लंघन होता है तो आप तुरंत जाकर के क्या कर सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चाहे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और याद रखिए एकदम हाई प्रायोरिटी पे आपके केस को जो है वहां पर डील किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा, ये अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 15 दोस्तों 5 तरह की चीजों की बात करता है। 5 वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो याद रखिएगा, आपका धर्म, आपका मूल वंश, आपकी जाति, आपकी लिंग और आपके जन्म स्थान, ठीक है। इन 5 चीजों के आधार पर, मैंने क्या बताया, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव का तात्पर्य क्या है, सुनिए। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, ठीक है, मान लीजिए धर्म की बात कर लूं और मान लीजिए कोई व्यक्ति ST है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइबल है, तो धर्म के आधार पर भेदभाव आज भी होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अनुच्छेद 15 यहां पर है, मौलिक अधिकारों को संरक्षण देता है। आप तुरंत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जाकर दरवाजा खटखटाइए, तुरंत खटखटाइए। क्यों? कि यहां पर हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। क्यों? या सीधा सीधा लिखा हुआ है कि धर्म को आधार बना करके कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पर ये सब वाद योग्य हैं। पूरे मौलिक अधिकार में कहीं भी अगर आपका हनन होता है, आप तुरंत जाकर के जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई ST व्यक्ति है, उसको किसी मंदिर में किसी स्थान पर प्रवेश न दिया जाए, ठीक है, जो सार्वजनिक स्थान हो, जो सार्वजनिक स्थान हो, ऐसा नहीं है उस सार्वजनिक स्थान पर आप रोक लगा दो, नहीं लगा सकते। अगर लगा दिए तो जान लो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, अब आपको कोई बचा नहीं सकता। हाई प्रायोरिटी पर ये सारे केस डील किए जाते हैं। उसी तरह से दोस्तों मूल वंश, कि ये व्यक्ति जो मूलतः किस वंश का है उसके आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसके जाति के आधार पर आप किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। उसके लिंग के आधार पर कि वो ट्रांसजेंडर है, वो महिला है, वो कुछ और है, तो उसके आधार पर भी आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते। या फिर जन्म स्थान के आधार पर कि ये कश्मीर में पैदा हुआ है, ये नागालैंड में पैदा हुआ है, ये असम, त्रिपुरा, मिजोरम में पैदा हुआ है, ये पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ है, दक्षिण भारत में है, ऐसा भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा भेदभाव होता है तो आपके मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन किया जा रहा है। और आपका मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो आप जो मौलिक अधिकार का संरक्षक है, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, अभी मैंने पीछे बताया कि अनुच्छेद 13 में हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद 13 में क्या था कि क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, ये आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा। ऐसा पढ़ा ना अनुच्छेद 13 में, 12 में राज्य के बारे में और 13 में पढ़ा कि संरक्षण करेगा। तो संरक्षण कर रहा है ना, तो जाओ गार्जियन के पास, जाओ गार्जियन के पास कंप्लेन दो, वो आपका कंप्लेन सुनेगा और आपको जो है यहाँ पर बचाएगा इन चीज़ों से, ठीक है। चलो, इसके बारे में कुछ अपवाद भी हैं, उस अपवाद के बारे में बता देता हूँ, हालांकि आपके टॉपिक से हटके हैं, लेकिन मेरी आदत जानते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अनुच्छेद 15 सब आर्टिकल 2, ठीक है, 15 के आगे 2 है, ठीक है। तो 15(2) कहता है कि राज्य को छूट दिया गया, थोड़ा बहुत छूट का प्रावधान दिया गया है। क्यों करा? इसके तहत संसद भारत के किसी भी वर्ग, भारत के किसी भी वर्ग या समुदाय हेतु थोड़ा सा विशेष व्यवस्था कर सकती है, ठीक है, थोड़ा सा विशेष व्यवस्था। तो उस विशेष व्यवस्था को ध्यान में रख करके आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो है वहां पर जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा कई बार क्या किया जाता है, कुछ वर्ग विशेष को कुछ विशेष छूटें दी जाती हैं, जैसे मकान बना के दे दिया जाता है किसी को कुछ और दे दिया जाता है। तो ऐसे में भारत सरकार ऐसा कार्य कर सकती, उसके लिए भी विधि और प्रावधान बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन भारत सरकार ही करेगी, ये जनरल व्यक्ति नहीं करेगा, ये भारत सरकार करेगी। अनुच्छेद 15(3) जो है वो भी कहता है कि राज्य द्वारा स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है।
क्यों भाई, स्त्रियां जो अभी बहुत पीछे थी उनको आगे लाने के प्रयास रूप जो है महिला सशक्तिकरण के ध्यान में रखते हुए ये क्या किया गया, महिलाओं को और बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया। आपने देखा होगा, चाहे रेलवे टिकट की लाइन हो जाए, चाहे बस में सीट रिजर्व की बात की जाए, सरकारी बस होता है उसमें लिखा होता है, ठीक है, ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व, ठीक है, तो वहां पर क्या है, यानी आप महिलाओं के लिए एक जगह आरक्षित कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो यहां पर उल्लंघन हो गया ना, ठीक है, लेकिन ऐसा कहता है कि यहां पर उल्लंघन नहीं है, ठीक है, तो वहां पर भारत सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं इन चीजों को लाके जोड़ दिया गया है, तो ये आप जान लीजिए। इसी तरह से 15 सब आर्टिकल 4 है, उसमें कहा गया है शैक्षणिक दृष्टि से यानी शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है भारत सरकार, अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और यहीं से आरक्षण का स्रोत मिलता है। तो आरक्षण वाली बात कहां से आती है, ये 15(4) से आती है। तो कभी परीक्षा में बहुत कठिन अगर प्रश्न बनता है तो इन चीजें को पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा है। अब चलिए, ये आपका 15 हो गया। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 16, ठीक है। अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य को परिभाषित किया गया था। अनुच्छेद 13 में हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 13 में क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एज ए संरक्षक काम करेंगे। अनुच्छेद 14 से हमारा समानता का अधिकार शुरू हो गया है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा गया कि एक समान विधि बनेगी और एक समान लागू होगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 में 5 चीजों को हमने आधार मान के देखा कि उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अब पढ़ रहे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 बताता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आजकल दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, लेकिन अगर हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहां पर आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब देखिए 16(1) यहां पर क्या कहता है, लिख रहा है लोक नियोजन के विषय में अर्थात राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कोई पोस्ट निकाला जाता है तो वहां पर अवसर की समानता होगी, लेकिन आप कहोगे सर ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, वहां पर तो सर ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई हैं। बाद में दोस्तों आरक्षण व्यवस्था बना था, जब ये आपका मौलिक अधिकार बना था तब वो चीजें नहीं थी, बाद में आरक्षण व्यवस्था बना तो यहां पर अलग अलग सब आर्टिकल को जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 16 जो कहता है वो तथ्य वही है, ये अवसर की समानता सभी के लिए बराबर होगी, ठीक है, लेकिन बाद में अनुच्छेद 16(4) आ जाता है, यहां पर 16(4), वहां पे 15(4) था, यहां पे 16(4) है। 16(4) कहता है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े किसी भी वर्ग के लिए वर्ग हेतु राज्य के अधीन समस्त सेवाओं में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर राज्यों को एहसास हो रहा है कि किसी विशेष वर्ग के लिए प्रावधान करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो ऐसा प्रावधान राज्य के द्वारा किया जा सकता है, या सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, संसद, किसी के द्वारा भी ऐसा कार्य किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 16(4) कहता है, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पर 15(4) में आपने आरक्षण जैसी व्यवस्था को देखा, यहां 16(4) में जो अवसर की समानता उसमें भी देख लिया कि उसमें भी आरक्षण आ चुका है, ठीक है, तो याद रखेगा। करा 16(4)(a) ये बाद में जोड़ा गया है, करा इसमें प्रोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया। कहीं पर अगर आप मान लीजिए कहीं पोस्टेड हैं, आप एसआई हैं, अब एसआई से आपको प्रमोट होना है, किसी इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर से आपको इंस्पेक्टर बनना है तो प्रमोशन होना है, ठीक है, तो वहां पर भी आरक्षण की व्यवस्था आ गई है। वहां पर अनुच्छेद 16(4)(क), ठीक है, 4(a) या 4(क) आता है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए समझते चलिएगा, हर बात को अगर याद करते चलेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। और बहुत ज्यादा अनुच्छेद नहीं याद करना है, लेकिन कम से कम मौलिक अधिकार तो आपको याद होनी ही चाहिए, एक एक अनुच्छेद याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये अधिकारों की बात हम कर रहे हैं। ये हो गया 16, ठीक है। कर राज्य के अधीन सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 5(4) और अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत किया गया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो दोस्तों 5(4) नहीं, 15(4) और 16(4), तो ये दोनों को आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेगा, ठीक है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला था, ठीक है, जिसे हम आरक्षण मामला या मंडल मामला के नाम से जानते हैं, उसमें ये चीजें दी गई थी। अनुच्छेद 17 बताता है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ठीक है। पहले क्या था, इस तरह का बड़ा छुआछूत होता था। लोग पता है अगर एससी एसटी के लोग गांव के कुएं पर चढ़ जाते थे तो उनसे जो है पूरा कुआं साफ कराया जाता था, ठीक है। तो इस तरह के बड़े प्रावधान थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं था, तमाम चीजें थी, लेकिन अब जाकर के इस अस्पृश्यता को, इस छुआछूत का अंत कर दिया गया। करा अस्पृश्यता का अंत मतलब कोई भी व्यक्ति व्यवहार से दंडनीय नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो किसी विशेष जाति धर्म का है या उसका कोई व्यवहार है या उसका कोई कार्य है तो उसके आधार पर उसको
दंडनीय, मतलब दंड दिया जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या आ जाए, ये अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17। कह रहा है संसद ने प्रतिष्ठा की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था। दोस्तों इसकी चर्चा हमारे जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसमें भी की गई है, ठीक है, कि व्यक्ति की गरिमा बनाने के लिए कुछ की मतलब ये आवश्यक तथ्य है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको ध्यान ये देना दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा, जैसे आपकी जो गरिमा होगी, अगर आपकी गरिमा को कहीं ठेस लगता है यानी आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, ऐसे में आप जाइए अपने गार्जियन के पास, अपने संरक्षक के पास, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत। दोस्तों आज भी बहुत सारे लोगों को अनेक तरह की उपाधियां दी जाती हैं, लेकिन उपाधियों का अंत किया जा चुका है। अब उपाधियां देना और उपाधियों का अंत होना ये दो अलग अलग बातें हैं। एक्चुअली में वो कोई उपाधि नहीं होता, वो एक शैक्षणिक उपाधि होता है, ठीक है। तो यहां पर आप उपाधियों को नहीं लगा सकते। देखिए पहले क्या होता था कि जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दिया था, ठीक है। किसने दिया था? आपके अकबर दूती, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक था अकबर दूती, उसने दिया हुआ था राजा की उपाधि। तो उन्होंने अपने नाम के आगे राजा लगा लिया, ठीक है, और नाम क्या हो गया? राजा राम मोहन राय। एक्चुअली में वो राम मोहन राय थे, वो कहीं के किंग नहीं थे, उनके पास कोई राज्य नहीं था, लेकिन उनको राजा की उपाधि दे दिया गया था, ठीक है। इसी तरह से कई बार उपाधि देखा होगा आपने, देखा होगा कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया महात्मा गांधी को, नाइटहुड की उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो इस तरह से कई बार उपाधियां दी गई हैं, लेकिन अब भारत में उपाधियों का अंत हो गया है, क्योंकि अनुच्छेद 18 इसके बारे में प्रावधान करता है। अर्थात राज्य सेना संबंधी और सेवा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि नहीं दे सकती। जो उपाधियां हैं वो भी केवल किसके लिए हैं? जैसे सेना में कोई विशेष कार्य कर रहा है तो आपने परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इस तरह के चक्र का नाम सुना होगा, तो वहां पर उपाधियां दी जाती हैं। या सेवा संबंधी, जैसे भारत रत्न दे दिया गया, पद्म विभूषण दे दिया गया, पद्म भूषण दे दिया गया, पद्मश्री दे दिया गया, तो बस यही उपाधियां बची रह गई हैं, इसके अलावा अन्य कोई उपाधियां नहीं दी गई। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए, जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना से संबंधित परमवीर चक्र वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहां पर बस खाली वही आते हैं, इसके अलावा आपको कोई अलग से उपाधि धारण करने की आवश्यकता नहीं, मतलब आप धारण ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप भारत के क्या हैं? सामान्य नागरिक हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया दोस्तों अनुच्छेद 18 तक की बातें। तो 14 से 18 तक में समानता का अधिकार बताया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। ये 19, 20, 21 और 22 4 अनुच्छेद इसके लिए हैं, ठीक है। यहां पर हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता, अब देखिए अनुच्छेद 19 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19, 20, 21 ये 3 अनुच्छेद आपको मौलिक अधिकार में 24 घंटे याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं, एकदम लिखित बनते हैं। 19, 20 और 21 से ही प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो ध्यान देकर पढ़िएगा इसको। लिख रहा है इसके तहत मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, परंतु बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, देखिए अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो उसे लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है, वो 1976 में हुआ था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 44वें की बात कर रहे हैं। 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था। इसके तहत जो संवैधानिक संशोधन किया गया उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया, जहां पर संपत्ति के अर्जन, व्ययन और धारण करने की व्यवस्था दी गई थी। तो जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, बाद में इसे हटा लिया गया 1978 में, और इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया। कहां पर? 300 क में प्रावधान किया गया, ठीक है। यहां से हटा करके 300 क में ले जाकर के रख दिया गया, ठीक है। तो जो यहां पर 7 थे, ठीक है, अब वो यहां अनुच्छेद 19 के तहत कुल 6 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता का उल्लेख यहां पर मिलता है, ठीक है। तो 7 के जगह पे 6 आ गए। चलिए अब वो 6 हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 6 आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में इतने अंदर जाकर के चीजें पूछी जा सकती हैं। तो पहला लिख रहा है वाक। वाक में हमेशा क के नीचे हलंत रहेगा, ठीक है। वाक, वाक माने आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। विचार यानी आप कोई विचार देना चाह रहे हैं। अभिव्यक्ति मतलब आप कुछ प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो वाक, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको दोस्तों आप प्रेस की स्वतंत्रता कह सकते हैं, या सूचना प्राप्त करने का अधिकार कर सकते हैं, या चलचित्र प्रदर्शन करने का अधिकार कर सकते हैं, या फिर कहीं पर सभा करने का अधिकार कर सकते हैं। तो ये आपको दिया जाता है, ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कोई बातचीत करने से भगा नहीं सकता वहां पर, ठीक है।
बशर्ते वो जगह सार्वजनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी ऐसे प्लेस पर पहुंच गए जहां लोगों को परेशानी हो रही है। अच्छा, एक बात याद रखिए, आपका मौलिक अधिकार वहीं तक है जहां पर दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन न हो। जैसे ऐसा नहीं कि क्लास चल रही है और आप लगे खड़े होकर बात करने, हाँ ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, तो आपके मौलिक अधिकार तो है बात करना, लेकिन उसकी वजह से अन्य के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि अन्य लोग क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में उनका हनन हो रहा है ना, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां पर दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आएगा, ठीक है। अब सुनिए आगे। तो दोस्तों, वाक, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये बताया गया अनुच्छेद 19 क में। कहां बताया गया है? 19 क में। ये 19(1) का क चल रहा है, अब 1 का ख चलेगा, ठीक है। ख मतलब बी, कर शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सम्मेलन की स्वतंत्रता और जुलूस निकालने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। दोस्तों, आप कहेंगे कि जब जब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के लिए जुलूस निकालते हैं, पुलिस वाले लाठी चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना होगा, जब भी आप जुलूस निकालिए ना, एक वीडियो कैमरा लीजिए, ठीक है, और अपने जुलूस के चारों तरफ एक वीडियोग्राफी करिए। फिर देखिए, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होगी कि कभी भी क्या कर ले, वो लाठी चार्ज आके कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी अगर हो गई उनकी और ये आपके कोर्ट में पेश कर दिया गया तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। चाहे अपने आप को कोई एसपी समझे, चाहे आपको कोई डीजीपी समझे, ठीक है, सबका जो क्या हो जाएगा, सबका तबादला हो जाएगा, सब उसी दिन नप जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कभी भी अगर आपको जुलूस निकालना है, किसी तरह का सम्मेलन करना है, आप एक वीडियोग्राफी करो और आप इस बात का ध्यान रखो, आप भी ध्यान रखो कि आप जो प्रदर्शन करेंगे वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो देख लिया जाएगा। तो यहां पे देखिएगा, शांतिपूर्ण और बिना शस्त्र के सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी सभा और जुलूस निकालने की स्वतंत्रता यहां पर दी गई है, ठीक है। हमारी तरफ से गलतियां क्या होता है, हम आंदोलन करने पहुंच जाते हैं लेकिन हमारे पास कोई वीडियोग्राफी नहीं होता। अगर हम अपने मन में बात ठान कर चलें तो दुनिया में कोई ऐसा, मतलब पूरे दुनिया की बात मत करिए, पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं है जो आपको जुलूस निकालने के लिए मना कर दे। क्यों? आप सभा और जुलूस, ये आपका क्या है, आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) ख के तहत, ठीक है, आपको एक मौलिक अधिकार दिया गया है, आप ये कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। पूरे संविधान में आपके लिए क्या है, यही है आपके लिए, यही मौलिक अधिकार आपके लिए है, आप जानो इसको, ठीक है। अगला दे रहा है दोस्तों, कह रहा है संघ और संगठन, संगठन होगा, संगठन नहीं होगा, ठीक है, संगठन होगा, ठीक है। संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगर दोस्तों आप किसी तरह का संघ बनाना चाहते हैं, किसी तरह का संगठन बनाना चाहते हैं, किसी तरह का क्लब बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको स्वतंत्रता दे दिया गया है अनुच्छेद 19(1) ग में। कहां पर? ग कहिए या सी कहिए, ठीक है। ये तीसरा वाला पॉइंट है। यहां पर आप किसी भी तरह के राजनीतिक दल का भी गठन कर सकते हैं कि हमारी अपनी एक पार्टी होगी, 91 पार्टी, ठीक है। तो ऐसा, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के किसी भी भाग में आबाद, आबाद नहीं होगा, आबाद होता है, आबाद संचरण की स्वतंत्रता। संचरण माने आप कहीं जाना चाहते हो, आपको गोवा घूमना है, आपको केरला घूमना है, आपको कर्नाटक घूमना है, आप कहीं भी जा सकते हैं, भारत के किसी भी भूभाग में जा सकते हैं, वहां पर के जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। हालांकि पिछले वर्ष तक 2019 तक, 19 के पहले, अगस्त 2019 के पहले तक जो है आर्टिकल 370 लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में, इसलिए उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान थे, लेकिन अब वो भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। पहले भी अभिन्न अंग था, लेकिन अब वहां पर जो आर्टिकल 370 था उसको समाप्त करके, ठीक है, उसको जो है पूरी तरह से भारत में शामिल कर लिया गया है। अब सभी न्याय और कानून जो बनते हैं वो वहां के लिए भी बन रहे हैं एज इट इज, तो आप वहां भी आ जा सकते हैं। हाँ, कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां आपकी मनाही हो, ठीक है, जो जहां पर आम व्यक्तियों का जाना क्या हो, निषेध हो, तो ऐसे में आप जाकर वहां जो है मौलिक अधिकारों के हनन की बात मत करना कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। हमको जो है एसपी के ऑफिस में नहीं घुसा देना जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वहां के लिए नियम कानून अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई सार्वजनिक स्थान है तो वहां पर आबाद संचरण आप कर सकते हैं, ठीक है। भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, उसके लिए आपसे जो है कुछ आपका हनन नहीं किया, ऐसा नहीं है। अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं कि महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र में पता नहीं कोई जमीन देगा नहीं देगा। अरे क्यों नहीं देगा भाई, महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है, ठीक है। याद रखिए, अविनाशी भारत का, ठीक है,
है, विनाशी राज्यों का संघ है भारत, ठीक है, यानी भारत का विनाश नहीं होगा, राज्यों का विनाश कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको आप याद रखेगा। हालांकि सेंस इसका अलग है, लेकिन मैं पढ़ाता इस तरीके से कि आपके दिमाग में बात बन जाए, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी वित्त, व्यापार, उपजीविका चलाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी दुकान खोलना चाहते हैं, कहीं व्यापार करना चाहते हैं, वो भी जाके कर सकते हैं, ठीक है, यानी घूमना, टहलना, रहना और व्यापार करना, इन तीनों को अलग अलग स्वतंत्रताओं के तहत देखा गया है। तो याद रखेगा डी, ई और एफ, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 19(1) के तहत प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं बल्कि ये सापेक्ष हैं। सापेक्ष मतलब ये प्रत्यक्ष हैं, आप ये सब चीजें महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि समाज के व्यापक हित में इन पर युक्त निर्बंध भी लगाया जा सकता है। कह रहा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है इन सब चीजों पे। जैसे मान लीजिए कहीं पर क्या बोलते हैं 144 धारा 144 लगी है। जब कभी धारा 144 लगती है तो उसका एक वजह होता है। वजह ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए कहीं स्थिति परिस्थिति बिगड़ने वाली है, सरकार को जब ऐसा महसूस होता है या वहां के प्रशासन को ऐसा महसूस होता है कि स्थितियां जो है हमारे नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं, तो ऐसे में धारा 144 लगा दिया जाता है। धारा 144 लगने के बाद अगर आप कहो कि हम क्या करेंगे, सभा आयोजित करेंगे, नहीं, आप सभा आयोजित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि है, पहले उसको ध्यान में रखना है, बाद में आप अपनी सभा करिए, ठीक है। तो कह रहा है कि इन जो 6 स्वतंत्रता आपको पढ़ाया गया, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर घूमने की मनाही है, ठीक है। अंडमान निकोबार में बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहां पे आप जा नहीं सकते हैं, आपको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में आप कहो सर ये तो हमारी मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वहां पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हर जगह है। आप कहोगे हमें बसना है जाकर के पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बसना है तो वहां पर हमको जमीन लेना नहीं, उसके लिए हो सकता है आपके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 की बात करें दोस्तों, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। यह तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको जान करके आप वकील बन जाओगे, अभी के अभी वकील बन जाओगे तुरंत, ठीक है। सुनो, आपके काम ला की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिख रहा है इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। पहले सुनो, अनुच्छेद 20 कहता क्या है। कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखो 3 तरह के, अभी आप स्वतंत्रता पढ़ लो, आपको सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। स्वतंत्रता क्या कहती है? कह रहा है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दिया जा सकता है, उसको एक अपराध के लिए कई बार दंडित नहीं किया जा सकता। एक अपराध किया तो एक अपराध के लिए एक सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया और एक अनुच्छेद कहता है उसको 20 कोड़े मारो, दूसरा कहता है 50 कोड़े मारो, तीसरा कहता है उस पर जुर्माना लगा दो, चौथा कहता है उसके हाथ काट लो, ठीक है। ऐसा नहीं है, यानी एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दिया जा सकता है। इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 20। ये अनुच्छेद की बातें हैं। अनुच्छेद 20 में जो दूसरी तरह की स्वतंत्रता बताई गई है, अपराध करने के समय जो प्रचलित कानून होगा उसी के तहत जो है व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, दोष सिद्ध के जब उनका दोष सिद्ध हो जाएगा तो उनको जो है दंडित किया जाएगा, जो उस समय की प्रचलित विधि होगी। मान लीजिए इस समय कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो चोरी करने के लिए जो भी प्रावधान होगा, जो भी दंड होंगे वही दंड दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि चोरी करने के लिए 100 साल पहले लोगों का हाथ काट लिया जाता था या मौर्य साम्राज्य में लोगों को फांसी दे दिया जाता था, हम भी फांसी दे देंगे, ठीक है। नहीं, मौर्य साम्राज्य में अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या होता था, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। या आगे सन 2050 में होने वाला है, हम आज ही फांसी टांग दें, नहीं, ये भी नहीं कर सकते। जो आज की प्रचलित विधि है उस पे बात करो, ठीक है। तो दंड जो दिया जाएगा वो आज की विधि, आज के नियम कानून के अनुसार दिया जाएगा, ना कि पीछे, ना कि आगे के आधार पर, ठीक है। ये आपका 2 हो गया। तीसरे पे दे रहा है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य गवाही के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि चोर को इतना मार दो, इतना पीट दो कि वो खुद गवाही दे दे कि हाँ साहब हम नहीं चोरी किया था, हम नहीं डांका डाला था, ठीक है साहब मत मारो, बहुत दुख रहा है, बस करो, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो याद रखिए आप उस पर दबाव नहीं बना सकते। तो ये 3 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है और हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 बताता है। दोस्तों आप लोग कहेंगे सर कहाँ थे अभी आप, ठीक है, ये सारी चीजें बताइए, इतनी बेहतरीन चीजें हैं, मतलब क्या क्या आज जानने को मिल रहा है। अरे पढ़ते चलो, अभी आज बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, करा इस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत भी निलंबित नहीं किया जा सकता। दोस्तों अनुच्छेद
जब आप पढ़ेंगे आपातकाल, तो आपातकाल पढ़ते हो अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 356 जिसमें संवैधानिक तंत्रों के विफल होने की बात की गई है, अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, उसी में एक अनुच्छेद 359 जिसमें मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात की गई है कि जब कभी आपातकाल लगता है ना, आपातकाल मतलब देश पर संकट आ गया, देश पर संकट आ गया और उस समय भी आप चिल्लाओगे हमको हमारा फंडामेंटल राइट चाहिए, ठीक है, तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन उन निलंबन में इसको नहीं निलंबित किया जाता। यह अनुच्छेद 20 जिंदा रहता है, अनुच्छेद 20 निलंबित नहीं होता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है क्योंकि अपवाद टाइप का हो गया, ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21 की तरफ, ठीक है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। किसके बारे में? अब ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसके पहले हम लोग समानता का अधिकार पढ़े थे 14, 15, 16, 17 और 18 में। 19, 20, 21 और 22 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्वतंत्रता का अधिकार। अभी अनुच्छेद 21 चल रहा है, इसके बाद 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 23 से फिर क्या आ जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा। लिख रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार करा, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन या उसकी व्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों देखिए यहां पर क्या कहा गया, कह रहा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों विधि में जो प्रचलित होगा नियम, ऐसा नहीं कि विधि किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग विधि बना दिया, नहीं, इनके लिए अलग कानून है, नहीं, व्यक्ति के लिए अलग कानून नहीं बनता। कानून जब भी बनता है वो सभी के लिए बनता है, किसी एक व्यक्ति के लिए अलग कानून बनता है क्या? हाँ, साड़ी कपड़ा समझे क्या कि एक के लिए अलग से बना दिया गया? नहीं, अलग से नहीं बनता है। यही कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि द्वारा प्रक्रियाएं बनाई गई हैं उसी के आधार पर उसको जो है स्वतंत्रता दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी उसकी पर्सनल, ठीक है, फ्रीडम की बात की जाती है। अनुच्छेद 21(1) जो आया दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखेगा। कह रहा शिक्षा का अधिकार, लिख रहा है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 21 क या 21(a) बताता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेगा। 6 से 14 याद रखेंगे क्या? 6 से 14 याद रखेगा। राज्य के नीति निषेधक तत्वों में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन वहां भी 6 से 14 की बात की गई, ठीक है। वहां अनुच्छेद 45 है, उसमें बताया गया, लेकिन वो राज्य के नीति निषेधक तत्व हैं, वो वाद योग्य नहीं होते हैं। अभी उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। और इसके अलावा दोस्तों इसकी चर्चा मौलिक कर्तव्य में भी की गई है, मौलिक कर्तव्य में भी इसकी चर्चा है, तो इसको भी याद रखेगा। यानी शिक्षा का अधिकार मतलब सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में जोड़, ये अलग से जोड़ा गया, क नंबर अलग से जोड़ा गया, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है और इसको 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। दोस्तों पहले जो मूल कर्तव्य था, ठीक है, वो मूल कर्तव्य केवल 10 थे, बाद में 11वें मूल कर्तव्य के रूप में यही लाइन लाके जोड़ दिया गया कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं, संरक्षक मतलब मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता की डेथ हो गई है, देहांत हो गया है, वो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, यानी उसका कोई ना कोई गार्जियन होगा, कोई ना कोई संरक्षक होगा। कह रहा है यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष वाले आयु वाले बच्चों के लिए यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। ऐसा जो ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहता है, ये 11वीं ड्यूटी हमारी है, ठीक है। लास्ट में इसी को ऐड किया गया था। चलिए अनुच्छेद 22 आ गया, ये आखिरी है। ये कह रहा है मनमानी गिरफ्तारी और निरोध के बारे में बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको सुन करके आपकी तबीयत और भी ज्यादा गदगद हो जाएगी, सर आपने हमारी स्वतंत्रता आज हमको दिखा दिया, मजा आ गया, ठीक है। आगे देखो, कह रहा मनमानी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। कह रहा इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए जाने और निरुद्ध रखने से संरक्षण मिलता है। इसमें कुल मिला जुला करके दोस्तों 3 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। कह रहा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण, सुनिएगा ध्यान से, कह रहा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपको कभी भी पुलिस धमकी दे रहा है, सुनो गिरफ्तार कर लेंगे, अरे कह दो ऐसे गिरफ्तार कर लोगे, कर लो गिरफ्तार, लो कर लो, आज तुमको गिरफ्तार कर लो, कल तुम सस्पेंड हो जाओगे। कैसे? तुमने हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीन लिया। क्या छीन लिया? तुमने हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीन लिया, नहीं गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कहीं संदेह है, पुलिस को कहीं संदेह है, कोई परेशानी है, तो आपको बुला सकती है कि आप पुलिस थाने आ जाओ, आप पुलिस चौकी आ जाओ, आपसे कुछ बातचीत करनी है, ठीक है। आपसे आपको बुलाती है तो आप जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक प्रशासन है, एक तंत्र है, ये आपकी व्यवस्था के लिए बनाया गया, इसको आप खुद से मत तोड़िए यार। अगर आप ही प्रशासन को के एंटी हो जाएंगे या उसके विरोध में सोचने लगेंगे तो शासन का
मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको बुलाया जा रहा है तो जरूरी नहीं यार कि हमेशा गलत कार्य के लिए बुलाया जाए या पुलिस हमेशा खराब ही होते हैं। पुलिस आपकी व्यवस्था के लिए लगाई गई है। हाँ, कुछ स्थानों पर उनके द्वारा गलत कदम उठाए जाते हैं तो उसके लिए आप बातचीत करिए, ठीक है, उस मुद्दे को आप आगे बढ़ाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस तंत्र खराब है, लोग अपने घर परिवारों को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके देश की सेवा भावना कर रहे हैं, ऐसे में इज्जत तो बनता नहीं यार, ठीक है, ऐसे में इज्जत बनता है सबसे हट करके। आप आर्मी हो गए, आप पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर हो गए, उनको एक विशेष नजर से देखिए, अपने दिमाग में हमेशा रखिए, ठीक है, उनको एक विशेष नजर से देखिए हमेशा, ठीक है। हाँ, जहां कहीं गलत होता है वहां पर आप थोड़ा सा आवाज उठा सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि गिरफ्तारी की बात हो रही है। कोई भी पुलिस वाला मनमाने ढंग से आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास गिरफ्तारी के लिए क्या ना हो, कोई बात ना हो। आपको बताएगा कि हाँ आपको किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, वो आपको बताएगा। और सही बात तो यह है कि बिना वारंट के भी कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसके लिए वारंट जारी होगा, उसको वारंट दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये आपका वारंट है, आपको हमारे साथ चलना है। और जब कोई वारंट दिखाए और आपको अपने साथ ले जाए तो आप सामान्य तरीके से चले जाएं। या कभी आपको पुलिस चौकी या थाने से फोन आता है कि आप आ जाइए, आपसे कुछ बातचीत करनी है, तो भी आप चले जाइए। वहां पर ऐसा नहीं कि आपके साथ जासूसी किया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था में सहयोग देना चाहिए, ठीक है। यहां याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई मनमाने ढंग से आपको गिरफ्तार करता है बिना गिरफ्तारी की बात बताए, बिना वारंट दिखाए, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, अनुच्छेद 22 का हनन है और इस बार सस्पेंड करा देना है, ठीक है। क्यों? आप तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। चलो आगे देखो, दूसरा पॉइंट दे रहा है यहां पर, कह रहा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया कन्याकुमारी से, अब कन्याकुमारी उत्तर प्रदेश लाया गया, लाने में ही क्या हो गया 32-35 घंटे लग गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, यानी आने जाने का समय छोड़ दिया जाए, उसके अलावा 24 घंटे के अंदर जो वहां का मजिस्ट्रेट होगा उस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है, एकदम आवश्यक है। 24 घंटे गिरफ्तार किया गया तो आपको तुरंत क्या किया जाएगा, जो निकटवर्ती मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाएगा, सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा। यहां पे एक शब्द नहीं लिखा है, आप पढ़ेंगे जब मूल विधि आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आपने एक शब्द सुना होगा सशरीर, ठीक है। यहां पे दोस्तों सशरीर उपस्थित होना मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फोन से मजिस्ट्रेट से बतिया लिया, हाँ साहब हम हैं जिंदा, हम बाहर खड़े हैं, नहीं बाहर नहीं खड़े, सशरीर अपने शरीर के साथ ऐसे जाके शक्तिमान की तरफ प्रस्तुत हो जाइए, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, बताइए, ठीक है। उसके बाद भले छूमंतर हो जाइए, लेकिन सशरीर आपको उपस्थित होना है, यह भी आपका मौलिक अधिकार है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। आगे देखिए क्या दे रहा है, कह रहा प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद के विधि यानी वकील को रखने की जो है छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, आप जिससे चाहे उससे अपनी छूट ले सकते हैं। और मैंने पहले बता दिया कि किसी को जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए, ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें आप याद रखिए। ये अनुच्छेद 22 के तहत बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। आपने हजारों बार किताबें पढ़ा होगा, लेकिन इन सभी तथ्यों पर शायद फोकस आपने कम किया होगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। कह रहा उपरोक्त संरक्षण निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार एवं शत्रु देशी व्यक्ति को यह सब प्राप्त नहीं है। अच्छा, कह रहा ये सब जो है ना, ये कोई विदेशी व्यक्ति है या कोई इस तरह का हमारा शत्रु है, उसको ये सब जो है नहीं दिया गया, नहीं। अरे यार शत्रु को दिया जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये उनके लिए नहीं है, ये भारतीय व्यक्तियों के लिए। अब इसके बाद स्टार्ट होता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध यानी अब देखिए यहां पर केवल आपको दो ही अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद 23 और 24, बस दो अनुच्छेद पढ़ना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो छोटे बच्चे हैं ना उनका जब शोषण वगैरह होता है तो उसके बारे में बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 23 कह रहा है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। दोस्तों आपने पुराने समय में सुना होगा दास प्रथा के बारे में, सबसे ज्यादा दास किसके पास थे, तो आपने पढ़ा फिरोज शाह तुगलक के पास, ठीक है। दास प्रथा का अंत किसने किया था, अपने समय में तो अकबर ने किया था, लेकिन उसके बाद कानून बनाकर इसका अंत कब किया गया, तो आपने सुना होगा दास प्रथा का अंत एलन बरो ने किया था, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो ने 1840 से 42 के दौरान किया था, ठीक है। दिमाग बंद करके ना जाना पड़ता है हिस्ट्री वाले सेगमेंट में, ठीक है। तो याद रखेगा 40 से 42 के अंतर्गत जो है एलन बरो आया था और उसी ने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो करा उसी तरह से ये भारत में दास प्रथा को समाप्ति के लिए या मानव दुर्व्यापार, ठीक है, दुर्व्यापार मतलब अगर आप मानव का व्यापार करें, मतलब व्यक्ति को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, आपने मूवी देखा होगा, बहुत बेहतरीन मूवी आया था KGF, ठीक है, वहां पे देखा होगा, वहां पे इस तरह का मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम वहां पे कराया जा रहा था, ठीक है। तो याद रखेगा यहां अनुच्छेद 23 है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है।
अगर ये आपका समाप्त होता है तो आप जाइए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों खादानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, ठीक है, वहां पर बालक नहीं काम कर सकते, ठीक है। करा इस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में, खादान में या अन्य संकट में उद्योगों में नियोजित नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें लगाया नहीं जा सकता। काम पर आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं रख सकते हैं किसी भी तरह के कारखाने में, खादान में, फैक्ट्री में, या फिर जो संकटमय उद्योग हैं, जो खतरनाक उद्योग है, जहां खतरनाक काम होते हैं वहां पर, ठीक है। संसद ने समय समय पर तमाम अधिनियम पारित किए हैं और बहुत सारे अधिनियम इस पर जो है अपनी बातें रखते हैं। जैसे कारखाना अधिनियम 1948 में आया था तो उसके अनुसार अलग व्यवस्था किया गया है। खान अधिनियम 1953 में आया था, उसके तहत अलग व्यवस्था किया गया है। बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम ये 1986 में आया था, उसके तहत अलग कानून बताया गया है। तो ये सब याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा उच्चतम न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित उद्योगों को बालकों के लिए तथा बालकों के स्वास्थ्य के लिए संकट में माना गया। जैसे कालीन उद्योग, ये खतरनाक उद्योग होता है क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह का बड़ा इस्तेमाल होता है। कांच उद्योग ये भी बालकों के लिए खतरनाक है। स्लेट उद्योग, पीतल उद्योग, हीरा उद्योग, रत्न पालिश उद्योग, माचिस और पटाखा उद्योग, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में बताए गए। 4 अनुच्छेद यहां भी आपको पढ़ना है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। ये पहले हमने पढ़ा दोस्तों 14 से 18 तक में समानता का अधिकार, बाद में 19 से 22 तक में पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर पढ़ा 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लिख रहा उद्देशिका जो प्रस्तावना बनाई प्रस्तुत की गई थी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। करा उद्देशिका में इस बात की परिकल्पना की गई है कि हमारा गणराज्य, ये गणराज्य वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया? फ्रांस से, ठीक है। कर हमारा गणराज्य अन्य बातों के साथ साथ पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्षता का मूल्य स्थापित करने हेतु इस मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान की गई। दोस्तों पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष मतलब किसी का कोई धर्म नहीं है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, क्या राष्ट्रपति का कोई धर्म है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि कौन है? नहीं, वहां उस व्यक्ति का कोई धर्म नहीं है, उस पद का धर्म है। यानी जितने भी पद है ना ये पंथ निरपेक्ष हैं। तो भारत अपने आप को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बोलता है, ठीक है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों की समानता की बात की गई है और आज वैसी धार्मिक स्वतंत्रताओं की बात की जा रही है। इसमें अनुच्छेद 25 पढ़िए, लिख रहा अंतःकरण, ठीक है, अंतःकरण यानी कंसाइंस की तथा अंतःकरण की तथा किसी धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों आप जब जी चाहे आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आपको अगर इच्छा लग रहा है सिख धर्म बहुत बढ़िया धर्म है, आप अपना लीजिए। आपको लगता है मुस्लिम अच्छा धर्म है, आप अपना लीजिए। किसी मुस्लिम भाई बंधु को लगता है कि हिंदू अच्छा धर्म है, अपना लीजिए। यानी आप किसी भी समय किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती आपको आपका धर्म नहीं बदल सकता है। जबरदस्ती अगर आपका धर्म बदला जा रहा है, जबरदस्ती प्रचार प्रसार किया जा रहा है या जबरदस्ती कोई काम किया जा रहा है तो ऐसे में अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। करा उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी धर्म का परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। आपने कई बार देखा होगा धर्म का परिवर्तन कराया जाता है कि नहीं, लोगों के धर्म का परिवर्तन कराया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मतलब तुरंत भागिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। करा अर्थात भय, प्रलोभन और अन्य तरीकों से धर्म परिवर्तित कराना विधि के अधीन दंडनीय अपराध है। यानी किसी को डरा करके, धमका करके कि तुमको गोली मार देंगे नहीं तो तुम इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाओ, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? ये भारत देश है, एक पंथ निरपेक्ष देश है और यहां सभी धर्मों की समानता की बात की गई है और यहां पर जबरदस्ती किसी को धर्म आरोपित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 बताता है दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के बारे में। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। अगर आप किसी धार्मिक कार्य को कर रहे हैं, सपोज करिए सिख धर्म की बात कर लें। अब सिख धर्म रोज लंगर लगाता है, ठीक है। अमृतसर जाएंगे तो वहां पर गुरुद्वारे में लंगर लगता है, तो अब लंगर अगर लगता है वहां पर तो वहां पे तमाम मैनेजमेंट होगा। तो लिख रहा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मान लीजिए जो भी एक धार्मिक कार्य है कि आप भूखों को या जो भी आपके दरबार में आ रहा है उनको आप खाना पीना खिला रहे हैं, ठीक है, तो यह धार्मिक कार्य। कह रहा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की
की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। कहा इसके तहत सभी धार्मिक संप्रदायों और उनकी शाखाओं के अधिकार है कि वे धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, किसी तरह का संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, इनका पोषण कर सकते हैं, उसमें फंडिंग करके उसको चला सकते हैं, धर्म विषयक अपने कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, उन्हें संपत्ति, स्वामित्व, अर्जन, प्रबंधन का अधिकार होगा, किंतु संपत्ति का प्रशासन विधि के अनुसार होना चाहिए। अच्छा, जो संपत्ति आएगी उसमें थोड़ा बहुत नियम कानून है, यानी कायदे से, ठीक है। और इस अनुच्छेद पर भी युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया है, लोगों ने मंदिर ट्रस्ट बना करके अपना फायदा लिया है, इसलिए यहां पर कभी कभी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखेगा। यह अनुच्छेद 27 है। कर धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। अगर आप धर्म की अभिवृद्धि यानी धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो ऐसे में उसे टैक्स फ्री रखा गया है, यानी कर न देने की स्वतंत्रता वहां पर आपके लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप याद रखेगा, छोटा सा पॉइंट है। अनुच्छेद 28 इतना ही आपसे परीक्षा में पूछता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। यहां पर कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अगर किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो पहली बात तो धार्मिक शिक्षा ये स्कूलों विद्यालयों में नहीं दी जाएगी, क्योंकि पंथ निरपेक्षता की बात की गई। हाँ, हिंदी पढ़ने को अनिवार्य जरूर बनाया गया है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, मातृभाषा के साथ साथ हमारी राजभाषा भी है, ठीक है। तो इसलिए हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन धर्म ग्रंथों को पढ़ाना ये थोड़ा सा क्या है, गलत है। अभी तक इस चीज को लाया नहीं गया और इस चीज को आगे लाया भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कहा जाए कि नहीं, आप अपने विद्यालय में गीता आपको पढ़ाया जाएगा, महाभारत रामायण पढ़ाया जाएगा, कुरान पढ़ाया जाएगा, यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 28 इसके बारे में व्यवस्था करता है, ठीक है, तो याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों 29 और 30 ये दो अनुच्छेद जो हैं ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देते हैं, तो इसको याद रखेगा। अनुच्छेद 29 दोस्तों कहता है कि भाषा, लिपि और संस्कृत के संरक्षण का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है। अब आप कहेंगे दोस्तों हम कई सारे मदरसे में देखें वहां तो कुरान का पाठ होता है, ठीक है। तो दोस्तों होता है कुरान का पाठ, सर वहां पर अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं होता है? नहीं, वहां पर नहीं होता। क्यों नहीं होता है सर? इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं, जो बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी हैं ये हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भले ना हो, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की संख्या 80% से अधिक है, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है, जिनकी संख्या कम है, वो भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर क्या कर सकते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। करा इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित जनसंख्या के किसी भाग या किसी समुदाय जिसकी अपनी विशेष भाषा हो, जैसे उनकी अपनी एक विशेष भाषा है उर्दू, ठीक है, अपनी एक विशेष लिपि है और संस्कृति है, तो उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। अर्थात न तो राज्य द्वारा ना ही किसी अन्य समुदाय द्वारा किसी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति किसी अन्य समुदाय पर थोपी जाएगी। कोई जबरदस्ती का हम उस पर कोई अन्य लिपि नहीं थोप सकते कि नहीं उर्दू बंद करो और वहां हिंदी पढ़ाना शुरू करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ अनुच्छेद 29 की बात आती है। अनुच्छेद 30 दोस्तों शिक्षा संबंधी व्यवस्था करता है। करा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण होगा वहां पर, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो वही बताया ना, मदरसा में जो चल रहा है शिक्षण संबंधी प्रावधान भी यही अनुच्छेद 30 के संबंधित में आते हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा। अब इसके बाद आता है 6वें नंबर पर, ये आपका आखिरी है, ठीक है। मौलिक अधिकारों में कुल 6 तरह के अधिकार थे, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, ठीक है, जो धार्मिक वाला हो गया। और उसके बाद आपने 5वें नंबर पढ़ा था ये आपने संस्कृति और किसके बारे में, शिक्षा संबंधी। उसके बाद आपने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 के तहत बताया जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको कब मिलता है? जब कभी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 तरह की रीट है और 226 के तहत जो 5 तरह की रीट है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जारी किए जाते हैं, वो यहां पर चर्चा में आ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कर अधिकार तभी सार्थक होते हैं, बस थोड़ा ही पॉइंट है, अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें लागू किया जा सके और उनका उल्लंघन होने पर उनका उपचार किया जा सके। भाई वो अधिकार ही अधिकार क्या है जो अधिकार हमको दिलाए नहीं जा सकते। फिर अधिकार का मतलब क्या है? एक तरफ हमारी संसद की तरफ से प्रावधान किया गया कि आपको ये अधिकार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर उसी अधिकार को का उपचार अगर मान लीजिए उल्लंघन हो रहा है अधिकार का, तो हमको हमारा अधिकार कौन दिलाएगा? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है दिलाने के लिए। कैसे दिलाएगी सर, कैसे दिलाएगी? ये देश में बहुत बड़े बड़े भेड़िए हैं, ये हमें हमारा अधिकार नहीं देने देंगे। तो सुनिए कैसे दिलाएगी। ये आज 5 तरीके बता रहा हूं, इसी तरीके से आपका अधिकार आपको दिया जाएगा। करा अनुच्छेद 32 के तहत भाग 3 में शामिल मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो उच्चतम और उच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां हैं उसके बारे में समझिए।
करा यदि मौलिक अधिकारों का राज्य द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति, देखिए आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है राज्य सरकार के द्वारा किया जाए, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाए, वहां के किसी गुंडे के द्वारा, वहां के किसी सांसद विधायक के द्वारा, वहां के किसी जो बहुत पहुंच वाला व्यक्ति, बहुत ताकतवर व्यक्ति है, उसके द्वारा भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन है तो क्या हो सकता है उसके बारे में सुनिए। अच्छा सुनिए, यहां पे कहा गया दोस्तों कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है कि संविधान की आत्मा है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। 5 तरह की रीड देखिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस नाम से जानते हैं। दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों रटने की कोशिश करेगा, परीक्षा में ऐसे ही पूछ देता है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। दूसरा है परमादेश, जिसको मैंडमस बोलते हैं। तीसरा प्रतिषेध है, जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। चौथा उत्प्रेषण है, जिसको कैटेगरी बोलते हैं। और 5वां जो अधिकार परीक्षा है, को वारंटो, ये ठीक है। ये 5 तरह के होते हैं। अब सुनिए एक एक के बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि ये जो आप खाली इसलिए मत पढ़ो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, आप इसलिए पढ़ो कि अगर कभी आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो आपके अधिकार हैं, अगर वो आपको नहीं मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे? सब मिलेंगे कैसे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कर देगा? ऐसे तथास्तु करके जादू कर देगा क्या? ये 5 तरह के जादू हैं, वही जादू बताने जा रहा हूं। जादू नंबर 1, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। करा यह रीट एक आदेश के रूप में जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को राज्य सरकार अथवा किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बंदी बनाया जा रहा हो, निरुद्ध किया जा रहा हो, तब यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है आदेश यहां पर देता है। अर्थात अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। दोस्तों 21 और 22 दोनों आते हैं यहां पर। अनुच्छेद 21 में आपने पढ़ा, ठीक है, और अनुच्छेद 22 में पढ़ा, ठीक है। अरे दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण वगैरह देखा, तो यहां पर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, क्योंकि एक तरफ आपसे कहा गया कि आपको बिना बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कारण बताना पड़ेगा, वारंट दिखाना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। कौन कराएगा बताओ? तो ये सारी चीजें होनी चाहिए ना। तो वही कह रहा है कि यहां पर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको बंदी बनाया गया है, ठीक है। आगे लिख रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में न्यायालय जो है ये राज्य अथवा प्राइवेट व्यक्ति को यह आदेश देता है। हो सकता हो आपकी गिरफ्तारी राज्य के द्वारा की गई हो, राज्य के किसी संस्था के द्वारा की गई हो, ठीक है, या हो सकता है किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी नेता या किसी जो गुंडे के द्वारा आपको गिरफ्तार कर लिया गया हो, ठीक है, बंदी बना लिया गया हो, ठीक है। तो कह रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहां पे आदेश देता है कि वह निरुद्ध व्यक्ति को, यानी जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है, उसको न्यायालय के समक्ष पहले प्रस्तुत करे। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसको कोई भी व्यक्ति बंदी बनाया है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, सशरीर प्रस्तुत करे, लेकर आओ, चाहे जहां है वो लेकर आओ, सामने आओ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। यह बताएं कि उन्हें किस प्राधिकार के कारण निरुद्ध किया गया है, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या होता है? देखिए आपने कहा दो तरीके हैं। या आपके घर में छापा पड़ा, पता चला कि मान लीजिए एसटीएफ वाले आए थे, कोई भी आया था, कोई आपको लेके चला गया, आपके घर वालों को बताया भी नहीं गया कि उस व्यक्ति को कहां लेकर गया गया है। या आपके यहाँ का कोई लोकल पॉलिटिकल नेता था, कोई भी बड़ा व्यक्ति था, जिसने आपके घर के किसी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया। अब कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। आप हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटाइए और आप वहां बताइए कि फला व्यक्ति जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, वहां से आदेश जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तत्काल आदेश जारी किया जाएगा कि जे फला व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसको सशरीर यहां उपस्थित कराया जाए। कहां पर? ला के सामने उपस्थित कराया जाए और बताया जाए कि इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है। अनुच्छेद 32 से ही दे रहा है, ठीक है। अगर आप नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सशरीर, भाई गड़बड़ हुआ है ना, बताना चाहिए ना, गिरफ्तार किए तो बताओ, उसके घर वालों को बताओ, उसको बताओ, ताकि लोग समझे और उसके लिए जो उचित रास्ता हो सके। अगर वो व्यक्ति गलत कर रहा था तो भी, अगर वो व्यक्ति सही था तो भी उसकी मदद की जा सके, या जो भी हो सकता है, जो प्रावधान हो सकते हैं प्रावधान किया जा सके। भाई हम संविधान पढ़ रहे हैं, हमें दोनों पहलुओं को लेकर चलना होगा, ठीक है। तो यहां पर वही कर रहा है कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए और वो उसको किस वजह से निरुद्ध किया गया, निरुद्ध माने गिरफ्तार किया गया, बंदी बनाया गया, वो बताया जाए। यदि दिखाए गए कारणों से पता चलता है कि निरुद्धता का कोई विधिक औचित्य नहीं है, मतलब उसको फालतू में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, बिना किसी बात का, ठीक है, कोई विधिक औचित्य नहीं है, तो न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ सकता है। तो न्यायालय क्या कर देगा? तुरंत आदेश कर देगा कि इसको काम करो, बरी करो, तुरंत बरी करो, ठीक है। और फिर वहां पर न्यायालय की बात को टालने वाला कोई नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, आप समझो आपके मूल अधिकारों को दिलाने में कितना बड़ा सहायक साबित होता है, ठीक है।
दूसरा है दोस्तों परमादेश। परमादेश बोलते हैं मैंडमस को। अब परमादेश में क्या होता है ये देखिए, कह रहा है अभी ये सब न्यायालय के 5 जादू हैं, 5 जादू से दूसरा जादू पढ़ो। कह रहा है यह न्यायालय द्वारा संविधान अथवा विधि के अधीन कोई सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी यानी जो अधिकारी है उसके विरुद्ध जारी किया जाता है। नहीं समझे, पहले एक लाइन पढ़ लो फिर आपको बता दे रहा हूं। कह रहा है इस रीट के माध्यम से न्यायालय उस प्राधिकारी को अपने पद संबंधी कर्तव्यों का निर्वाह करने का आदेश देता है। चलो अब सुनो, मान लो कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, हो सकता हो वो किसी रेलवे स्टेशन में बैठा टीटी हो या टिकट काटने वाला हो, या हो सकता है कोई थानेदार हो, या हो सकता है कोई कोतवाल हो सकता है कोई लेखपाल हो सकता है आपका एसपी हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये सब प्राधिकारी हैं, ठीक है। ये जितने भी लोक सेवक हैं जो प्राधिकारी हैं, अगर ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करते तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, कोर्ट के द्वारा परमादेश जारी किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है यह न्यायालय द्वारा संविधान अथवा विधि के अधीन कोई भी सार्वजनिक पद, भाई ये जो मैं पद का नाम लिया हूं ये एक सार्वजनिक पद है ना, धारण करने वाला प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है ताकि वो अपना कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से करे। कर परमादेश की रीट प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अभिकरणों को जारी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि जो न्यायिक अभिकरण में है उनके लिए नहीं, सबके लिए जारी की जा सकती है, चाहे प्रशासन में है चाहे न्याय में है, दोनों तरह के लोगों के लिए ये परमादेश रीट जारी की जा सकती है अगर वहां पर कोई अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। सपोज करिए एक लेखपाल है, आप रोज कहने जाते हो भैया चलो एक काम करो, मेरा ये काम कर लो, ये काम कर लो, और वो कभी किसी की बात नहीं सुनता, तो आप सीधे कहां जा सकते हो, आप जाइए और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वो आदेश देगा और फिर देखना लेखपाल दौड़ के आएगा भाई, ठीक है। चाहे लेखपाल होगा, चाहे आपका सब इंस्पेक्टर होगा, चाहे आपका कोतवाल होगा, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करता तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, तो यहां पर याद रखे परमादेश हो जाएगा। दूसरा देखिए, परमादेश की रीट निम्नलिखित के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। कर परमादेश ऐसा नहीं कि किसी के विरुद्ध भी जारी कर दोगे, क्या यार हमारा प्रधानमंत्री कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं, उसी के खिलाफ परमादेश जारी कर दो, हाई कोर्ट उसी के खिलाफ रीट जारी कर दे, नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं होता है। अन्य ऐसे प्राधिकारी जिन्हें विधि के अधीन विवेकाधीन शक्ति प्राप्त की गई है, विवेकाधीन मतलब वो सोच समझकर जैसा उचित समझे वो ऐसा निर्णय लें, अगर ऐसे प्राधिकारी हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ भी आप यहां पर परमादेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका विवेक ये काम कर रहा था कि अभी हमको कुछ नहीं करना चाहिए तो नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो जो विवेकपूर्ण वाला पद है ना उसके लिए आप नहीं जारी करा सकते, या जो सार्वजनिक इकाइयों के विरुद्ध हैं, ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट संस्था नहीं है, ठीक है, कोई प्राइवेट संस्था है तो उसके विरुद्ध कहां जारी कराएंगे, नहीं, वहां भी नहीं। राज्यों द्वारा किसी के द्वारा किए गए करार के मानने के लिए, ठीक है, तो ऐसे में ये सब नहीं करा सकते परमादेश, बाकी और हर जगह हो जाएगा। प्रतिषेध क्या होता है, प्रोहिबिशन। करा यह रीट केवल न्यायिक अभिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जाती है, केवल न्यायिक और किसी के खिलाफ नहीं। वस्तुतः यह रीट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, जो बड़ा वाला न्यायालय होता है, जो वरिष्ठ होता है, उसके द्वारा कनिष्ठ न्यायालय को जारी की जाती है। जो छोटे, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट जारी करेगा किसके लिए, जिला न्यायालयों के लिए, या सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। तो वरिष्ठ न्यायालय अपने कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध तब जारी करता है जब कनिष्ठ न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार के बाहर के विषयों को सुनवाई करने के लिए क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। मान लीजिए किसी का मैटर नहीं था कोर्ट का, लेकिन फिर भी वह कोर्ट उस पर हस्तक्षेप कर रही है, तो ऐसे में जो वरिष्ठ न्यायालय है वो कनिष्ठ न्यायालय को आदेश देता है कि सुनो तुम अपना काम करो, उसको लाओ हमारे यहाँ लाओ, ठीक है, हम देख ले रहे हैं, ठीक है। तब ऐसा होता है, तब वहां प्रतिषेध की रीट डाली जाती है, ठीक है, ताकि इस कार्रवाई को तुरंत वहां से समाप्त करके ये क्या किया जाए, ऊपर भेज दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति विशेष होता है, कोई बहुत दमदार व्यक्ति है, वो कोर्ट में अपनी सेटिंग करके वहीं से मामले को रफा दफा करना चाहता है, ठीक है, जबकि उस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात थी, तो जो वरिष्ठ न्यायालय है वो उस मामले को अपने पास तक बुला लेगा, मामला सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। इसके बाद है दोस्तों उत्प्रेषण। करा यह रीट भी केवल न्यायिक अभिकरण हेतु जारी की जाती है, जिसमें चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो या न्यायिक अर्धन्यायिक कार्य करने वाले न्यायालय हो, ठीक है, निकाय हो, ये चलने वाले वादों में वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजने का आदेश दिया जाता है, जिससे उनके निर्णय की जांच की जा सके। दोस्तों जो नीचे वाले हैं, अगर उनके निर्णयों की जांच करनी है तो प्रतिषेध के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रतिषेध नहीं, यहाँ पर उत्प्रेषण के माध्यम से इनको ऊपर भेजा जा सकता है। इसी तरह से अधिकार परीक्षा है, को वारंटो बोलते हैं, ठीक है। कर अधिकार परीक्षा रीट ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है। मान लीजिए कोई सार्वजनिक पद था, ठीक है, और वहां पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से काम कर रहा है, जो कि वो व्यक्ति वहां नहीं होना चाहिए, किसी गलत तरीके से वहां पर वो व्यक्ति पहुंच गया है, तो ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अधिकार परीक्षा, उससे उसका अधिकार पूछा
पूछा जाता है और उसको अपना अधिकार याद दिलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में ये 5वीं तरह की रीट जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो जारी करती है। अनुच्छेद 33 किसके बारे में बताता है? कह रहा कुछ सेवाओं में जैसे सैन्य सेवा, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, संचार सेवा, कह रहा इसमें कार्य करने वाले भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू होने से रोकने के लिए विधि बनाने को संसद की शक्ति दी गई है। दोस्तों ये वह स्थान है जहां पर सभी मौलिक अधिकार जरूरी नहीं है कि आपको दिए ही जाएं। क्यों? क्योंकि यहां के लिए अलग नियम कानून है। जैसे जो सैन्य सेवा में आपने देखा होगा कई बार वहां पे आता है, आदेश आता है कि उनके लिए अब सुबह उठ जाना है, ठीक है, एक निश्चित टाइम पर भोजन करना है, डिसिप्लिन जरूरी है, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चला सकते, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब वहां पे नहीं, बात करने की स्वतंत्रता नहीं है, वाक और अभ्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, तो तमाम चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जाकर के अपने मौलिक अधिकारों की मांग करने लगे, नहीं, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकती, उसके लिए अलग से नियम कानून बनाए जाते हैं क्योंकि एकदम डिफरेंट होती है। ये अनुच्छेद 33 में बताया गया, ठीक है। अनुच्छेद 34 कह रहा है कि जिन भागों में सेना विधि या मार्शल लॉ लागू है उन भागों में मौलिक अधिकारों को लागू होने से रोकने के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, ठीक है। तो मार्शल लॉ वगैरह भी एक डिफरेंट चीज हो गया, ये अनुच्छेद 34 है। 35 ये आखिरी अनुच्छेद है, यहीं पे आपका मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है और अगला जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वो शुरू होने वाला है। तो 35 कहता है कि इसके तहत संसद को मौलिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक विधियों के निर्माण का अधिकार देता है कि जब जैसे चाहे वैसे विधि बना सकती है। जिस तरीके से नागरिकता वाले में अनुच्छेद 11 पढ़ा गया था कि नागरिकता के लिए जब जैसा चाहे संसद वैसा प्रावधान कर सकती है, एक आखिरी में अनुच्छेद डाल दिया कि जब जैसा चाहे वैसा बना ले, वैसे इसके में भी आखिरी वाले में अनुच्छेद 35 में प्रावधान कर दिया गया कि जब जैसा चाहे संसद प्रावधान कर सकती मौलिक अधिकारों के लिए, ठीक है। यह अनुच्छेद 35 है और आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी मजे के साथ, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब आपकी पढ़ाई और भी अच्छे से हो पाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।